हाय वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में पिछले 8 से 10 महीने के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक हुई है। कहीं ना कहीं मार्केट में एक पैनिक भी क्रिएट है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर डरा हुआ है कि क्या मार्केट सच में क्रैश होने वाली है, क्या रियल एस्टेट के अंदर एक ज़बरदस्त स्लो डाउन आने वाला है या सिर्फ मार्केट में प्राइस करेक्शन ही होने वाला है। अगर ये चीज़ें होने वाली है तो कितने टाइम के अंदर होने वाली है, क्या अगले 1 से 2 साल के अंदर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड पे डालना चाहिए। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो भी फैक्ट्स अवेलेबल है ऑनलाइन, जो भी रिसर्च एजेंसीज़ के पास स्टैटिस्टिक्स है, उसको मैं इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाऊं। आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी पैनिक, बट जो भी चीज़ें अवेलेबल है, जो भी एक सच्चाई है, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक वो पहुंचे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, बहुत से वीडियोस बने हैं जहां पर बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कहा है कि जी मार्केट इतनी ऊपर आ गई है, आप देखो पिछले 2 से 3 साल के अंदर प्राइसेस जो हैं वो डबल हो गए, ट्रिपल हो गए। अब तो जो ये प्राइसेस है वो बिल्कुल गिरेंगे, मार्केट क्रैश होने वाली है, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हो गई अनसोल्ड। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में कही गई है, जिनके ऊपर बहुत से आर्टिकल्स आए हैं, बहुत से वीडियोस बने हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी बातें झूठी है, उसके पीछे भी उन्होंने अपने लॉजिक दिए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में कोशिश करता हूं कि एक साइड में बात करूंगा उन लोगों की जो कहते हैं कि स्लो डाउन या क्रैश मार्केट होने वाली है, उसके पीछे उनके जो तर्क है वो देने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा उन लोगों के बारे में, उन एक्सपर्ट्स के बारे में, उस डेटा के बारे में जो कि आपको सपोर्ट करते हैं कि जी चीज़ें कुछ गलत हो रही है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो कुछ और ही मेंशन करते हैं। तो डिटेल में बात करते हैं एक बार। जो पक्ष में है कि भैया स्लो डाउन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, उनका कहना ये है कि अगर आप नेशनल हाउसिंग बैंक का डेटा उठाकर देखो तो 2019 में जो आपकी अनसोल्ड इन्वेंट्री थी, 2024 में जब हम कंपेयर करते हैं तो वो कम से कम 25 से 30% बढ़ गई है। आज की डेट में जो अनसोल्ड इन्वेंट्री आपको रेजिडेंशियल के अंदर मिलती है वो है 4,68,000। इसमें मोटा मोटा जो 7 सिटीज़ हैं, मेन सिटीज़, उसका जो डेटा होता है वो लिया गया है। तो जो ये परसेंटेज है ये आपकी 2019 से ज़्यादा है। तो लोगों का कहना है कि जो भैया स्लो डाउन है वो आने वाला है। दूसरा जो पॉइंट रखा गया है जो स्लो डाउन के पक्ष में है, उनका कहना है कि भैया अगर आप पिछले एक डिकेड का डेटा निकालते हैं तो जो प्राइस में एप्रिसिएशन हुआ है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस में एप्रिसिएशन हुआ है वो ईयर ऑन ईयर आपका 10 से 12% के बीच में हुआ है। और उसी टाइम में अगर आप एक एवरेज इनकम को कैलकुलेट करते हैं जो एवरेज एप्रिसिएशन इनकम में हुआ है, और साथ ही साथ आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो जो प्राइस एप्रिसिएशन आपका रेजिडेंशियल के अंदर हुआ है वो आपका इनकम और जो इन्फ्लेशन रेट है उससे ज़्यादा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी पे इसका असर पड़ा है। जो घर है वो आम लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो गए हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि भाई जो एनआरआई इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट के अंदर पिछले 2-3-4 सालों में उसका जो रेशियो है लगातार बढ़ता जा रहा है। एनआरआईज वो लोग हैं जो भैया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो करते हैं क्योंकि बाहर अच्छा पैसा कमाते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन उनको ना यहाँ पे रहना है और उनका जो मेन एजेंडा होता है वो होता है कि एक शॉर्ट टर्म के अंदर अपना पैसा बढ़ा के निकल लो। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे एनआरआईज इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसा कि हो रहा है कि बिल्डर्स उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, उस वजह से होगा क्या कि जब वो निकलेंगे मार्केट से और इतना ज़्यादा उनका रेशियो होगा तो कहीं ना कहीं एक डिस्रप्शन मार्केट में क्रिएट करेंगे, प्राइस नीचे आएगा, तो कहीं ना कहीं वो भी एक स्लो डाउन का फैक्ट बन जाता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जब हम वर्ल्ड इकोनॉमीज के ऊपर नज़र डालते हैं तो हमारे पड़ोस में ही चाइना बैठा हुआ है। चाइना में भी रियल एस्टेट बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पे बूम हुआ था, वहाँ पे रियल एस्टेट बूम आया था, लेकिन हुआ क्या कि वो जो बबल क्रिएट हुआ था बाद में वो बर्स्ट हो गया। आज की डेट में चाइना के अंदर बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपकी घोस्ट सिटीज़ बन गई है। कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट्स बन के तैयार है लेकिन उसमें रहने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी ही चीज़ें इंडिया के अंदर भी होने जा रही है। यहाँ पे भी जो लॉन्चेस है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है आज की डेट में, उसको अगर बेचना हो बिल्डर्स को, अगर कोई नया लॉन्च ना करे तो उसको बेचने में भी कम से कम 22 महीने का टाइम लगेगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। फिर आपकी
फिर इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं कि जैसे वॉर चल रहा है, उसकी वजह से भी आपकी इकॉनमी में स्लो डाउन आएगा, उसकी वजह से भी मार्केट में क्रैश हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे पैनिक क्रिएट किया जा रहा है मार्केट के अंदर, और वो कोई ऐसा नहीं कि सारी गलत चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे भी फैक्ट्स एंड फिगर है जिसकी वजह से लोग इस तरह की बातें करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं उस पक्ष के बारे में जो कहते हैं कि जी मार्केट में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मार्केट में प्राइस करेक्शन डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो लॉ ऑफ मार्केट है कि आपकी जो प्राइसेस है एकदम बढ़ेंगे, फिर स्टैगनेंट होंगे, फिर उसमें कहीं ना कहीं करेक्शन भी आएगा। अदरवाइज तो जो प्रॉपर्टीज़ अगर लगातार इसी रेट पे बढ़ती जाए तो कहीं ना कहीं उसमें आपका जो अफोर्डेबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो डेफिनेटली मार्केट में प्राइस करेक्शन आएगा, लेकिन जो मार्केट क्रैश होने की बात है वो अब मुश्किल है होना। उसके पीछे बहुत से तर्क दिए जाते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो 1920 से लेकर 1930 के बीच में वर्ल्ड वाइड आपका द ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिसके अंदर जो रिसेशन है आपका 2 साल से ज़्यादा जब वो चलता है तो आपकी इकॉनमी जो है डिप्रेशन के उसमें चली जाती है। लेकिन उसके बाद से रिसेशन कई बार हुआ है, लेकिन डिप्रेशन में इकॉनमी नहीं गई। उसका रीज़न ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, जो भी उनका मार्केट में एक्सपोजर था, जो भी ट्रांसपेरेंसीज थी, इस तरह के उन्होंने लॉ क्रिएट किए कि जिससे कि रिसेशन होने के चांसेस, डिप्रेशन होने के चांसेस कम से कम हो। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन रियल स्टेट इंडिया। यहाँ पे भी अगर याद हो तो रेरा आने से पहले जो यहाँ पे हालात थे, क्योंकि 2008 में भी जो एक थोड़ा सा बबल बर्स्ट हुआ था जब वर्ल्ड वाइड आपके यहाँ रिसेशन आया था, तो इंडिया में उतना असर नहीं पड़ा था, लेकिन असर डेफिनेटली पड़ा था। उसके बाद 2012-13 का अगर टाइम आपको याद हो तो उस वक्त भी रियल स्टेट काफ़ी बूम पे था, लेकिन वो बबल बर्स्ट हुआ। उसके बाद जो प्राइसेस को उस लेवल पे आने में ही कम से कम 8 से 9 साल लग गए। तो लोगों को ये लगता है कि यार जिस तरह से जो चीज़ें 2012-13 में हुई है ना, कि प्रॉपर्टी एकदम ऊपर गई, बहुत ऊंचे रेट चले गए थे द्वारका एक्सप्रेसवे वगैरह पे, लेकिन उसके बाद बबल ऐसा बर्स्ट हुआ कि कुछ बिल्डर्स भाग गए, जो बिल्डर्स बचे थे उन बिल्डरों ने प्रॉपर्टी टाइम पे नहीं दी, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़बरदस्त स्लो डाउन क्रिएट हुआ। प्राइसेज जो थे जो उस लेवल पे थे उससे नीचे टूट गए और उस प्राइस पे आने में उसको बहुत टाइम लग गया। तो अगर हम उस टाइम को आज के टाइम से कंपेयर करते हैं तो अगर आपने उस वक्त रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हो तो आपको पता होगा कि उस वक्त सबसे पहले तो बिल्डर किसी भी लैंड पे टोकन देने के बाद उस लैंड को बेचना शुरू कर देता था। वहाँ पे अपार्टमेंट्स बेचना शुरू कर दिया, वहाँ पे प्लॉट्स बेचना शुरू कर दिया, उसने टोकन पे लैंड उठाई और आगे वो बेचना शुरू कर देता था। और इन्वेस्टर्स भी क्या करता था कि भाई 10 लाख रुपए एक अपार्टमेंट में लगाए, 15 दिन बाद 20 दिन बाद उसको 15 लाख में बेच दिया, मतलब 5 लाख के प्रॉफिट पे बेच दिया, या 10 लाख का 10 लाख पे एक्स्ट्रा पैसा ले लिया। तो उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि जो उस वक्त 1-1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो 1-1.5 करोड़ की ना होकर 15 से 20 लाख की हो गई, क्योंकि जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हो रही थी वो टोकन पे ही हो रही थी। तो उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि मार्केट के अंदर जो जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था वो इन्वेस्टर भी इतना ज़बरदस्त पेनिट्रेशन हो गया कि उसकी वजह से हुआ क्या कि जैसे ही मार्केट में इन्वेस्टर्स बाहर निकलना शुरू हुआ तो बायर वहाँ पे थे नहीं, और जो लोग जिनके पास पैसा था नहीं पूरी प्रॉपर्टी को होल्ड करने का, उन्होंने औने पौने दाम पे प्रॉपर्टी को बेचना शुरू कर दिया। उस वजह से मार्केट के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त पैनिक क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से गुड़गांव के अंदर एक ज़बरदस्त स्लो डाउन आया था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो 2017 में जब से रेरा आया है तो आज की सिचुएशन सारी आपकी चेंज हो चुकी है। बिल्डर को आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, उसको आउटराइट परचेज करना पड़ता है, और इन्वेस्टर को भी 10% तो एटलीस्ट देना ही पड़ता है। 10% देने के बाद आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है, उसके बाद जाके ही आप अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट में रीसेल कर पाते हो। और बहुत से तो बिल्डर्स ऐसे भी हैं जैसे DLF हो गया और भी बड़े नाम हैं जो कि अपनी प्रॉपर्टी में लॉक इन लगा के रखते हैं कि भैया 1.5 साल का 1 साल का लॉक इन लगा के रखते हैं कि उससे पहले आप प्रॉपर्टी से एग्जिट नहीं हो सकते। उसका रीज़न यही है कि आज की डेट में जो बड़ा नाम है, बड़े डेवलपर है, उनको ये लगता है कि यार हमारी प्रॉपर्टी के अंदर अगर अच्छा इन्वेस्टर आएगा, एक एंड यूज़र आएगा, तो उससे जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो एक मेंटेन रहता है। नहीं तो होता क्या कि लोगों ने अपने पैसे लगाए और तुरंत अपना बेचना शुरू कर दिया, मार्केट में सर्कुलेट कर देते हैं, उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रॉपर्टी की जो प्राइसिंग है वो ख़राब हो जाती है। तो आज की डेट में अगर आप उसको 2013-14 के सिनेरियो से कंपेयर करोगे तो जो आज का सिनेरियो है वो बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं पॉइंट्स बाय पॉइंट्स। तो जो सबसे पहला पॉइंट था कि भैया 2019 से 2024 की जो अनसोल्ड इन्वेंट्री का जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा है।
तो लेकिन जो साथ में रिसर्च है वो ये भी है कि जो उस प्रॉपर्टी को जो बेचने का टाइम पहले था और जो आज है उसमें बहुत कमी आई है। आज आप प्रॉपर्टी मार्केट में अगर सर्कुलेट करते हो, उसको आप कैश करना चाहते हो, तो जो टाइम बेचने का टाइम है वो अब बहुत कम हो गया है। और उसके पीछे दूसरा रीज़न ये भी है, आप बताइए 2019-20 में कितने लॉन्चेज आए हैं। आज की डेट में हर बिल्डर के एक साल के अंदर 3 से 4 लॉन्चेज आ रहे हैं। और वो टाइम ऐसा था 2017, 18, 19, 20 जब बिल्डर बड़ी मुश्किल से साल में एक लॉन्च ला पा रहा था। तो इसका मतलब ये है कि जो अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ी है, एक्चुअल में अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ी नहीं है, लॉन्चेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मार्केट के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख मूंद कर किसी भी बिल्डर के अंदर पैसा लगा दो। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आज ऐसा टाइम है जब ए ग्रेड बिल्डर भी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेकर मार्केट के अंदर आ रहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप एक बहुत ही अच्छे बिल्डर के अंदर जाइए। क्योंकि होता क्या है, जब एक अच्छा टाइम होता है तो आपको 20 बिल्डर मार्केट के अंदर मिलेंगे, लेकिन जब बुरा टाइम आता है, मार्केट में स्लो डाउन आता है, तो जो एक सस्टेन्ड कंपनी है जिसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है वही मार्केट में सस्टेन कर पाती है। दूसरा पॉइंट आपका जो चाइना वाला है कि जो चाइना की इकॉनमी है, चाइना का जो रियल स्टेट है, जापान का रियल स्टेट है, आपका जो यूएसए का रियल स्टेट है, वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो प्राइस में बहुत स्टैग्नेशन आ गया है। जिस लेवल पे प्राइस यहाँ बढ़ रहे हैं वहाँ पे नहीं बढ़ा। तो उसका रीज़न क्या है कि इंडिया के अंदर क्या है, शहर जब जितने शहर बनेंगे वहाँ पे जो घर खरीदने वाले लोग होंगे वो कौन होंगे? जो गाँव से शहर की तरफ आ रहे हैं, जॉब करने आए हैं, वही लोग यहाँ पर आके घर खरीदेंगे। तो अगर आप उस हिसाब से देखो तो अर्बेनाइजेशन जो है, रैपिड अर्बेनाइजेशन इंडिया के अंदर अभी बहुत ही इनिशियल लेवल पे है। टोटल परसेंटेज की मैं बात करूँ तो 36% अर्बेनाइजेशन है इंडिया के अंदर। और वहीं जब मैं कंपेयर करता हूँ चाइना के साथ तो 66% अर्बेनाइजेशन है चाइना के अंदर, 95% अर्बेनाइजेशन है जापान के अंदर, 85% अर्बेनाइजेशन है यूएसए के अंदर। कहने का मतलब ये है कि वो जो मार्केट्स हैं वो पीक पे आ चुकी है। दूसरा, चाइना और इंडिया में एक सिमिलैरिटी है कि चाइना और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, मतलब लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन जापान और यूएसए की जो पॉपुलेशन है वो स्टैग्नेशन पे आ चुकी है। तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट होने ही है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो उन्हीं की ही डिमांड होगी नई हाउसिंग खरीदने की। तो इंडिया एक नई अर्बेनाइजेशन इकॉनमी है, बहुत ही इनिशियल लेवल पे है। यहाँ पे घरों की जो डिमांड है, हाउसिंग डिमांड है, वो लगातार बढ़ती जाएगी। पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आपके एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, उस वजह से यहाँ पे डेफिनेटली हाउसिंग डिमांड लगातार बढ़ने वाली है। और साथ ही साथ रेरा जैसी जो लॉज आए हैं उसकी वजह से भी ट्रांसपेरेंसी आई है, इन्वेस्टर के अंदर कॉन्फिडेंस आया है। साथ ही साथ REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो बना है, जिसके अंदर कमर्शियल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हुई है, एक रेवोल्यूशन लेकर आया है कमर्शियल सेक्टर के अंदर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार इंडियन रियल एस्टेट मार्केट के अंदर होती आ रही है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी आ रही है और लगातार चीज़ें बढ़ रही है रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। FDI भी अगर आप देखोगे तो रियल एस्टेट के अंदर इंडिया में वो लगातार बढ़ती जा रही है। और प्रोजेक्शन ये है कि आने वाले टाइम में FDI रियल एस्टेट के अंदर और ज़्यादा होगी। तो वर्ल्ड वाइड आपको इन्वेस्टमेंट मिल रही है रियल एस्टेट के अंदर। तो ये सेक्टर आपका ऐसा है कि जो लगातार आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि अगर आप वैसे भी इसको देखो तो इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर अगर आपका GDP में जो पोर्शन बनता है आज की डेट में 7.3% है, विच इज़ प्रोजेक्टेड कि भैया 2037 तक ये आपका 15.5% होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक बहुत ही बड़ा सेक्टर बनने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। और वैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर के बाद जो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट जनरेटर है आपका एम्प्लॉयमेंट का, वो रियल एस्टेट ही है। तो रियल एस्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी और बहुत ही इनिशियल लेवल पे है। कोई अभी यहाँ पे सैचुरेशन नहीं आया। रियल एस्टेट सेक्टर तो अभी जाके शुरू हुआ है, अभी जाके इसमें ट्रांसपेरेंसी आई, अभी आगे बहुत और लॉज आने हैं जिसकी वजह से ये और ट्रांसपेरेंट होगा। तो रियल एस्टेट के अंदर करेक्शन प्राइसेस के होने हैं, आज भी हो सकते हैं, 2 साल बाद भी हो सकते हैं, 5 साल बाद भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी हुए हैं। लेकिन हम ये बोले कि क्रैश हो जाएगी मार्केट, देखिए वो पॉसिबल ही नहीं है।
रियल स्टेट मार्केट और स्टॉक मार्केट में यही फ़र्क है। स्टॉक मार्केट में आपका जो भी पैसा होता है वो आपका वर्चुअली चलता है, मतलब आप शेयर खरीदते हो, शेयर की वैल्यू के हिसाब से आपका वो जीरो भी हो सकता है। लेकिन जब आप रियल स्टेट के अंदर आते हो तो यू आर बाइंग एन एसेट, आप प्लॉट खरीद रहे हो, आप अपार्टमेंट खरीद रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव समथिंग। अगर आपने 4 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी जीरो कभी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ एसेट बनी पड़ी है। 4 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी 2 करोड़ की हो सकती है, बहुत बुरा टाइम आया वो 2 करोड़ की हो सकती है, लेकिन आपकी वो प्रॉपर्टी जीरो कभी नहीं होगी। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रियल एस्टेट, दिस इज़ द रीज़न लोग रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसी वजह से लोगों ने रियल एस्टेट के अंदर बहुत पैसा बनाया है। तो अगर आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम कोई नहीं होता, बेस्ट टाइम वो होता है जिस दिन आपकी जेब में पैसा है। क्योंकि जिस आदमी ने आज से 25 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी उसने भी पैसा कमाया है, जिसने 20 साल पहले की थी उसने भी कमाया है, जिसने 5 साल पहले की थी उसने भी कमाया है, जो 20 साल बाद करेगा, 50 साल बाद करेगा, 10 साल बाद करेगा, वो भी पैसा कमाएगा। तो जिस दिन आपकी जेब में पैसे हैं उस दिन आप मार्केट में निकलिए, आपके हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट आपको सूट करता है, कौन सी लोकेशन आपको सूट करती है, आपको सिर्फ इतना देखना है। करेक्शन प्राइस में, स्लो डाउन मार्केट में वो हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि रियल एस्टेट जो है आपका इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर ओवरऑल इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो डेफिनेटली रियल एस्टेट के अंदर भी स्लो डाउन आएगा, क्योंकि इसके साथ आपकी सीमेंट की इंडस्ट्री है, आपके पेंट की इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आपकी जुड़ी रहती है। तो अगर इकोनॉमी में ओवरऑल स्लो डाउन आएगा तब भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कमर्शियल में अगर आप जाओगे तो आपकी एक रेंटल इनकम जनरेट होती है, रेसिडेंशियल के अंदर अगर आप जाओगे तो रेंटल के साथ साथ आपके एक रहने के भी एसेट बनती है। सो रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दैट यू can create for a long term. So I hope I have presented all the facts जो कि फेवर में है और जो फेवर में नहीं है। फिर भी आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी कमर्शियल प्रॉपर्टी, इन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज, तो वी डू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस इन गुड़गांव। इफ यू वांट आवर कंसल्टेशन जस्ट कॉल अस ऑन द numbers mentioned on this YouTube video screen. So it was all about this video. Thank you very much for your time.